हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन कामनवार। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और इस टॉपिक में मैं आपको पूरा डिटेल में सेल साइकिल एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ना, तो ये सब आज के लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल साइकिल, ठीक है, तो एक्चुअली सेल साइकिल जो है ये किस लिए किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, या सेल डिवीजन जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल, है ना। जैसे बोलते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is characteristics of living cell। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, लिविंग सेल का। ठीक है, तो जैसे बोलें कि ग्रोथ किसको बोला जाए, तो ये आपने फर्स्ट जो 11th का जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होता है ग्रोथ। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों आते हैं। बट आपने ये पढ़ा होगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दोनों के दोनों आपके नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, बट ग्रोथ को अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ग्रोथ को आप मेजर कैसे कर सकते हैं, तो मतलब ग्रोथ इज मेजर्ड बाय सेल डिवीजन और सेल नंबर। ठीक है, ग्रोथ को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो, तो हम बोलेंगे कि सेल नंबर, ठीक है, अगर सेल नंबर इंक्रीज होता है तो आप बोलोगे कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और सेकेंड है कि मास, ठीक है, मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे कि सेल का मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम कंसीडर करते हैं कि सेल नंबर अगर बढ़ रहा है, जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के केस में अगर सेल नंबर बढ़ रहा है तो आप बोलोगे कि वो उसका ग्रोथ है। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर हम बात करेंगे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर मास इंक्रीज होता है तो आप बोलते हो कि इस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है इसकी अगर हम बात करें, तो जैसा बोलें कि सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही होता है, बराबर। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, जैसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें अगर हम बैक्टीरिया का एग्जांपल ले, तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया डिवाइड होके 1 से 2 सेल बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 से 2 सेल बन रहा है, इसका मीनिंग होता है कि ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो सेल डिवाइड हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन करने से यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे इसका ग्रोथ भी हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही होता है, बराबर। चलो यहाँ तक ठीक है, ये आपको ये इसके पहले भी पता होगा कि ये जो मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब देखो कि अगर कोई भी हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, है ना, सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल जो होता है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल को अगर डिवाइड होना है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को अगर डिवाइड होना है, तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को जब इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो
फर्स्ट फेज आएगा यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है। तो अपन बोलेंगे सेल जो है इसका ग्रोथ हो रहा है, सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे सेल का ग्रोथ हो गया। सेल का ग्रोथ होने के बाद में नेक्स्ट सेल जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सेल जो है वो डिवाइड करेगा, और सेल अगर डिवाइड करता है तो एक से दो सेल्स बनेंगे, ठीक है। एक से कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। तो इस केस में ग्रोथ, ठीक है, और उसके बाद में सेल डिवीजन, ठीक है। ये ग्रोथ एंड सेल डिवीजन का जो साइकिल होता है ये कंटिन्यूअस चलते रहता है, ठीक है। तो पहले सेल ग्रोथ करेगा, उसके बाद में डिवीजन करेगा, फिर से ग्रोथ करेगा, फिर से डिवीजन करेगा, और ये जो साइकिल होता है, ठीक है, ग्रोथ एंड डिवीजन का जो साइकिल होता है, इसका फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो बोलेंगे फाइनल रिजल्ट मिलता है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सेल्स। तो ये जो साइकिल होता है, रिपीटेड साइकिल होता है ग्रोथ एंड डिवीजन का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू या ऑर्गन बनाने के लिए आपको ये साइकिल्स को कैरिड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टिश्यू या ऑर्गन, टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो टिश्यू या ऑर्गन बनाने के लिए आपको सेल का ये साइकिल बार बार रिपीट करना पड़ेगा, मतलब सेल का ग्रोथ करना पड़ेगा, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे और फाइनली स्ट्रक्चर बनेगा टिश्यू, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया। ये सब बेसिक में आपको, बेसिक से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको पहले से ही पता हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जब मेन सेल साइकिल स्टार्ट होगा तो इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक है ये सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो सेल साइकिल की बात की मैंने, बेसिक सेल साइकिल क्या होना चाहिए, ग्रोथ डिवीजन, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला है, सेल साइकिल, ठीक है। तो ये एक टाइप का सेल का साइकिल है जिसमें सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और डिवाइड करता है। तो ये हो गया सेल का साइकिल, ठीक है। अब डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सेल डिवीजन मीन्स क्या होता है, ठीक है। सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो जैसे हम बोलेंगे कि सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक होता है माइटोसिस, ठीक है, सेल डिवीजन में एक रहेगा माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस, ठीक है। एक माइटोसिस रहेगा और एक रहेगा मियोसिस। तो सेल डिवीजन के दो टाइप्स हैं। सेल दो तरीके से डिवाइड कर सकता है। हम ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल आपका डिप्लॉयड है, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हमें यही नहीं पता कि व्हाट इज मीन बाय डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, हमने डिप्लॉयड को 2n क्यों लिखा और हैप्लॉयड को सिंगल n क्यों लिखा, तो ये जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक आप माइटोसिस मियोसिस जो है उसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो पहले मैं 2n को क्लियर करता हूँ, उसके बाद में माइटोसिस एंड मियोसिस जो है उसको आगे हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस एंड मियोसिस में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो अभी देखो कि जैसे ये हमारे पास में एक सेल है और सेल जो है इसके पास में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में आपको मिलेगा ये जेनेटिक मटेरियल,
ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें कितने डीएनए प्रेजेंट है ना। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल डीएनए होता है उसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? क्रोमोसोम। ठीक है, अब जैसे जेनेटिक मटेरियल मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया ना कि इस न्यूक्लियस में से जितने भी क्रोमोसोम्स आप यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे क्रोमोसोम को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इनके सेट्स बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसके सेट्स बना रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि हर एक सेट में, जैसे मैं फर्स्ट सेट अगर बनाऊंगा तो हर एक सेट में आपको क्या करना है, एक ही टाइप का क्रोमोसोम लेना है। सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम एक सेट में आना चाहिए। जैसे मान के चलो कि मेरे पास में एक क्रोमोसोम आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसका मैंने एक कॉपी लिया। उसके बाद में सेकेंड वाला जो क्रोमोसोम है उसका एक कॉपी लिया। मुझे थर्ड टाइप का क्रोमोसोम मिला तो उसका मैंने और एक कॉपी ले लिया। तो इस तरीके से अगर आप हमारे न्यूक्लियस के अंदर में, ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 22 ऑटोसोम्स। ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, 22 ऑटोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये जो क्रोमोसोम्स है क्या इसके ऊपर नंबर लिखा था कि आपने 1 2 3 को पकड़ के उसका सेट बना दिया है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे टैग लगा हो कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है ना। तो हमने क्या किया है ना कि ये जो क्रोमोसोम्स है इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो जैसे अपन बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो मतलब कि क्रोमोसोम जब भी कंडेंस होता है तो अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, ठीक है, जिस क्रोमोसोम का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस क्रोमोसोम का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। जिसका लेंथ सबसे छोटा है, जिसका लेंथ क्या है, सबसे छोटा होता है, वो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है। ठीक है, वो क्रोमोसोम नंबर कौन सा रहेगा, 22 रहेगा। चलो इतना क्लियर हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 तक जब भी आप ये क्रोमोसोम को अरेंज करोगे तो यहाँ पे जो लेंथ रहेगा वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो जो भी लेंथ होता है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे क्रोमोसोम नंबर 2 जो है उसका लेंथ 1 से थोड़ा कम रहेगा, बराबर। क्रोमोसोम नंबर 3 जो है इसका लेंथ 2 से थोड़ा कम रहेगा। तो ऐसे अगर आप 22 तक जाओगे तो सबसे छोटा लेंथ किसका होता है, क्रोमोसोम नंबर 22 का। तो हमने क्या किया कि न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम्स हमें दिख रहे हैं उसमें से हमने अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स को लेके एक सेट बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमारे पास में अलग अलग टाइप जो है उसके, जैसे आपके पास में मैंने बोला कि बहुत सारे अलग अलग कलर के पेन्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि किसी को अगर गिफ्ट देना है पेन तो हमने क्या किया कि अलग अलग कलर के एक एक पेन का सेट बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक सेट में रेड कलर का पेन, ब्लैक कलर का पेन, ब्लू कलर का पेन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर का पेन। तो ये 4 अलग अलग कलर के पेन्स का आपने एक सेट बनाया। आपके पास में फिर से बहुत सारे पेन पड़े हैं तो आप दूसरा सेट बनाओगे, फिर से दूसरे सेट में एक रेड कलर का पेन, ब्लैक, ठीक है, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में ग्रीन। तो आपने सेकंड सेट बनाया, फिर से पेन अवेलेबल है तो फिर से आप सेट बना सकते हो। तो वैसे हमने क्या किया, क्रोमोसोम का यहाँ पे सेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्रोमोसोम का जब आप सेट बनाओगे, ठीक है, तो इस केस में हमारा एक सेट बन गया 22 ऑटोसोम्स, और हमें यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम मिला, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एक सेट बना दिया। ठीक है, फिर से क्रोमोसोम जो है इसमें और क्रोमोसोम बचे हुए हैं तो हमने क्या किया, फिर से क्रोमोसोम 1 का दूसरा कॉपी मिला तो इसका हमने सेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 से लेकर 22 तक फिर से ये दूसरा सेट बन गया है ना, और इसमें हमने फिर से रखा एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जिसकी कॉपी हमारे पास में अवेलेबल थी। ठीक है, तो ये 2 सेट्स बन गए। अब 2 सेट्स बन गए और क्रोमोसोम सारे खत्म हो गए। मतलब हमारे न्यूक्लियस में हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज थी, है ना। क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी थी, 2 की 2 कॉपी थी, इसलिए सेट्स कितने बने, तो बोलेंगे 2 बने। अगर हमारे पास में सभी क्रोमोसोम्स की 3 कॉपी होती
तो सेट कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो एक सेट, सिंगल सेट जो होता है, ठीक है, सिंगल सेट जो होता है ये एक सेट है, और सिंगल सेट जो है इसको बोला जाता है n, इसको इंडिकेट करोगे आप n से। जो सेकेंड सेट है, ठीक है, ये सेकेंड सेट बन गया आपका, बराबर, और इसको भी इंडिकेट करोगे n से। तो जितने सेट्स आपके बनते जाएंगे आपको उसको n से इंडिकेट करते जाना है। तो मेरे न्यूक्लियस के अंदर में 2 सेट्स पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में n+n मतलब 2n पॉसिबल है, दैट इज अ डिप्लॉयड जीनोम, ठीक है। हमारा न्यूक्लियस क्या होता है? डिप्लॉयड होता है ना। और अगर कोई सेल के पास सिर्फ एक ही सेट पॉसिबल हो पाता है तो वो सेल का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। समझ में आया? किसी के पास में 3 सेट्स बन गए तो उसको हम बोलेंगे वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सेट का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपको इसमें भी डिफ़िकल्टी जाती है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसको अलग तरीके से एक शॉर्ट वीडियो बना के इसका भी अलग तरीके से अलग एग्जांपल्स लेके मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये सेट का सबको समझ में आ गया। तो हमारा जो सेल होता है वो होता है डिप्लॉयड, मतलब इसमें सभी क्रोमोसोम्स की 2-2 कॉपी है, तो 2 सेट पॉसिबल है, ठीक है। जब भी ये सेल डिवाइड होता है तो हमारे सेल का एक प्रॉपर्टी है कि जैसे अपने बोला कि डिवाइड करने के पहले आपको क्या करना होता है? डिवाइड करने के पहले आपको जितना भी सेल के अंदर का कंटेंट है उसको डुप्लीकेट करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, क्योंकि जब बंटवारा होगा तो सारी चीज़ें आपके पास में डबल डबल होनी चाहिए। तो जो भी डॉटर सेल होता है ना उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम में से 40 क्रोमोसोम एक सेल में और 6 क्रोमोसोम दूसरे सेल में, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी डिवीजन करोगे तो डिवीजन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब भी बंटवारा करोगे, है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम बोलेंगे कि ग्रोथ करेंगे, तो ग्रोथ में एक्चुअली होता क्या है? ग्रोथ में यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल किया जाता है, सेल के जो कंटेंट है उसको डबल किया जाता है, और सेल के कंटेंट जो है उसको डबल करने के बाद, सेल के कंटेंट को डबल करने के बाद, है ना, हम इसका क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो जब भी इसका डिवीजन होगा तो पहले हम क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद में डिवीजन करेंगे। तो जब डिवीजन करोगे तो 1 से 2 सेल बनाए जाएंगे, ठीक है। 1 से कितने सेल बनाए जाएंगे? 2 बनाए जाएंगे। तो जैसे हम बोलेंगे कि 2n जो है उसको हमने डबल किया तो ये हो गया 4n, फिर उसके बाद में इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हर एक सेल में आ जाएगा 2n 2n। तो यहाँ पे एक सेल में 2n, दूसरे सेल में भी आ गया 2n। तो ये है माइटोसिस, जिसमें पैरेंटल सेल का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है किसके साथ में? डॉटर के साथ में, है ना। तो डॉटर का जेनेटिक मटेरियल सेम किसकी तरह रहेगा? पैरेंटल सेल की तरह रहेगा, बराबर। तो ये पैरेंटल सेल का जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड था, ठीक है, ये हमारा पैरेंटल सेल, इसका जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड था। तो जो भी डॉटर सेल है, ठीक है, जो भी डॉटर सेल रहेगा इसका भी जेनेटिक मटेरियल पैरेंटल सेल की तरह ही रहेगा, ठीक है। चलो, क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? तो माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और सेल डिवाइड करने के पहले हम जेनेटिक मटेरियल को डबल करते हैं। तो इसलिए जब 1 से 2 सेल बनेंगे तो दोनों में भी 4n का डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाएगा तो ये 2n आ जाएगा। चलो, यहाँ तक ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो माइटोसिस जो है इसमें 1 से 2 सेल बनाए, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया, इसलिए इस टाइप के डिवीजन को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। चलो, क्लियर है? ये हो गया इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? तो हम लोग मियोसिस जो होता है इसमें भी आप क्या करोगे? सेल को डिवाइड करने के पहले उसका ग्रोथ करोगे। ग्रोथ करने के बाद में, ग्रोथ मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल को आपने डुप्लीकेट किया, मतलब 2n का कन्वर्शन 4n में किया। और अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जब ये सेल डिवाइड होगा, जब ये सेल डिवाइड होगा तो उस केस में 1 से 4 सेल बनेंगे, ठीक है। 1 से कितने सेल बनेंगे? 4।
अब देखो तो 4n वाला अगर कंडीशन है किसी के पास में, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया है ना, तो अगर 1 से 4 सेल बनेंगे तो 4n का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा 4 सेल में, तो बोलेंगे कि सबके पास में nn आ जाएगा, सबके पास में क्या आ जाएगा, nn आ जाएगा, तो सभी सेल्स रहेंगे हैप्लॉइड, सभी सेल्स क्या रहेंगे, हैप्लॉइड। अगर हम यहाँ पे डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल पेरेंटल सेल के साथ में अगर मैच करके देखेंगे तो ये आधा हो गया, पेरेंटल सेल के पास में 2n था, डॉटर सेल के पास में सिंगल n है, मतलब एक ही सेट है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इसलिए इस डिवीजन को बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इसको हमें बोलना पड़ेगा रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, चलो क्या ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, मियोसिस कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, माइटोसिस कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ये बेसिक था, तो ये हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, चलो इतना समझ में आया यहाँ तक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये है कि आप माइटोसिस या मियोसिस कोई भी एक तरीका यूज़ करके, कोई भी एक मैकेनिज्म यूज़ करके सेल को डिवाइड तो कर सकते हो, बट माइटोसिस या मियोसिस जो है इसके कॉजेस क्या होते हैं, मतलब माइटोसिस करना है या डिवीजन करना है तो क्यों करना है, तो उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन फर्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कॉजेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इसका पहला, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉजेस ऑफ सेल डिवीजन जो है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, और इसी को बोला जाता है कैरियोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, अब कैरियोप्लाज्मिक रेशो या फिर जो भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो रहेगा, ठीक है, तो इस केस में ये सेल डिवीजन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग सेल डिवीजन को ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो मतलब देखो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है उसको ही बोला जाएगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो या कैरियोप्लाज्मिक रेशो। कैरियो मतलब भी क्या होता है, न्यूक्लियस ही होता है। समझ में आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में कैरियोप्लाज्मिक रेशो या इंडेक्स जो होता है KI इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो उनके वॉल्यूम ऑफ सेल है मेरे पास में और इसमें से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दो, है ना। जैसे ये सेल है बराबर, तो ये सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम रहेगा उसको VN बोलेंगे, सेल का जो वॉल्यूम रहेगा उसको अपन बोलेंगे VC। तो सेल का वॉल्यूम से VN को माइनस करोगे तो बचा हुआ क्या रहेगा, ये सारा क्या रहेगा, तो अपन बोलेंगे कि ये सारा रहेगा साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा रहेगा साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आपको VC माइनस VN मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो दो कंडीशंस आ सकती हैं, दो कंडीशंस क्या आ सकती है, देखो KI, ठीक है, KI की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। ठीक है,
के आई की वैल्यू ज़्यादा कब रहेगी, जब आप बोलोगे कि ऐसा कंडीशन है कि सेल इतना है और न्यूक्लियस इतना बड़ा है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का साइज जो है वो ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो कम है। तो मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो क्या निकल के आएगा, ज़्यादा निकल के आएगा। जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा निकल के आएगा तो बोलेंगे कि न्यूक्लियस ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर सकता है। तो न्यूक्लियस कैन कंट्रोल साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, राइट। अगर मैंने बोला कि ये उल्टा कर दो, ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को कम कर दो। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम कब होगा, तो अपन बोलेंगे कंडीशन ये होनी चाहिए, सेल जो है इतना बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। तो बोलेंगे कि न्यूक्लियस इस केस में इतना छोटा है, ठीक है, कि ये साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। तो न्यूक्लियस कैन नॉट कंट्रोल द साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी ऑफ सेल। तो उस केस में जब भी ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टर्बेंस होगा, है ना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जब कम हो जाएगा तो जब भी ये डिस्टर्बेंस होता है तो ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को ये इंड्यूस करेगा। क्या ये सबको समझ में आया? मैंने क्या बोला कि जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं मैम, ठीक है, अगर एक घर है ना, एक एक हाउस है और इस हाउस में, ठीक है, इस हाउस का साइज इतना है और इस हाउस में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ये हाउस है, ठीक है, और इस हाउस में रहने वाले लोग कितने हैं, अपन बोलेंगे 2 लोग हैं। तो ये हाउस इनके लिए सफिशेंट है, मतलब इतना जो हाउस का जो साइज़ है या जो भी हाउस का एरिया रहेगा उसको ये 2 जो इंडिविजुअल्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ये डिस्टर्ब नहीं है। बट मैंने बोला कि इतना सा हाउस है और लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इस केस में स्पेस बहुत कम होगी, स्पेस क्या होगी, कम हो गई, बराबर। तो ये इतने सारे लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, तो अपन क्या बोलेंगे कि डिस्टर्बेंस हो गया। समझ में आ रहा है? तो डिस्टर्बेंस का मतलब क्या कि जो भी अभी नॉर्मल कंट्रोल चल रहा था उसमें कुछ तो भी डिस्टर्बेंस हो गया। तो डिस्टर्बेंस कब होगा, जब हम बोलेंगे कि अगर सेल को कंट्रोल करने के लिए, छोटे से सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस आपके पास में उतना साइज का है, उतना वॉल्यूम का है कि वो इजीली उसको कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, तो आपका जो कैरियोप्लाज्मिक रेशो या इंडेक्स है वो ज़्यादा है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा है एज कम्पेयर विद साइटोप्लाज्म, तो रेशो ज़्यादा ही आना है। तो वो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को कंट्रोल पा रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बहुत छोटा है और उसको कंट्रोल करने वाला बहुत बड़ा है। तो घर में खर्चा कम है और इनकम ज़्यादा है, तो अपन बोलेंगे डिस्टर्बेंस नहीं है, अपन अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, है ना, हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में मनी आ रहा है, इनकम आ रहा है, बराबर। बट अगर बोलेंगे कि नहीं पेमेंट कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है ना, तो उस केस में बोलेंगे अपन डिस्टर्बेंस हो गया। तो उस केस में दूसरा भी अगर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसमें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बोलेंगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है ये हमारे सेल डिवीजन को डिसाइड करता है कि सेल डिवीजन करना है या नहीं करना है। तो जब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आपका चेंज होगा तो अपन बोलेंगे चेंज मतलब क्या, तो चेंज मतलब ये जब डिक्रीज होगा तो डिस्टर्बेंस होगा और डिस्टर्बेंस होगा तो सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलो क्या यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी है? और अगर डिफ़िकल्टी है तो आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो कि सेकेंड फैक्टर, ठीक है, सेकेंड जो फैक्टर होता है, सेकेंड फैक्टर होता है सरफेस वॉल्यूम रेशो।
ठीक है, सरफेस वॉल्यूम रेशो। अब सरफेस वॉल्यूम रेशो क्या होता है, ठीक है, सरफेस वॉल्यूम रेशो क्या होता है, तो हमने सरफेस वॉल्यूम रेशो, ठीक है, इसका याद रखना है आपको कि जब सरफेस ठीक है और वॉल्यूम इसके रेशो में जब डिस्टर्बेंस आता है ना, सरफेस कम हो जाता है, सरफेस कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उस केस में भी ये इंड्यूस करता है किसको, सेल डिवीजन को, ठीक है, उस केस में भी किसको इंड्यूस किया जाएगा, सेल डिवीजन। तो आपको ये याद रखना है कि सरफेस कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो सेल डिवीजन को इंड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स याद रखने हैं, कैरियोप्लाज्मिक रेशो, सरफेस वॉल्यूम रेशो, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब देखो कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे अभी जो कॉजेस है वो ख़त्म हो गया, अब हम मेन स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल, ठीक है। अब ऐसे मान के चलो कि हमारा सेल साइकिल का जो मेन जो टॉपिक है, ठीक है, जो मैंने बोला था कि जब मेन सेल साइकिल आपका स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अभी देखो कि सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल जो है इसमें हमने बोला है कि कौन से प्रोसेस आती हैं। तो सबसे पहले सेल को अगर डिवाइड करना है, सेल साइकिल किस लिए किया जाता है, डिवाइड करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद में अपन बोलेंगे नेक्स्ट क्या होगा, तो बोलेंगे कि ग्रोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ मतलब यहाँ पे जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डुप्लीकेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल ग्रोथ होने के बाद में नेक्स्ट तो बोलेंगे नेक्स्ट क्या होगा, तो बोलेंगे नेक्स्ट सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से डीएनए रेप्लिकेट होगा, सेल ग्रोथ होगा, और उसके बाद में सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो यही तो हमारा सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में ये तीन प्रोसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में होती है। ऐसा नहीं है कि डीएनए को रेप्लिकेट किया, सेल का ग्रोथ नहीं हुआ और डायरेक्ट आप सेल को डिवाइड कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो ये जो तीनों प्रोसेस है, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस कोऑर्डिनेशन में होती है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद में सेल ग्रोथ, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन आर occurs in कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पे आपको ये तीनों प्रोसेस जो है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अगर आपको सेल साइकिल को अच्छे से चलाना है तो, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सेल ग्रोथ जो है, ठीक है, सेल ग्रोथ, ये एनसीईआरटी वाला पॉइंट है, इसको याद रखना है। सेल ग्रोथ जो है ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सेल ग्रोथ जो है ये क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये एक स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल में ही कैरिड आउट होता है, ठीक है। तो इट अकर्स इन स्पेसिफिक stage of
सेल साइकिल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर फेज में ही होता है, ठीक है। और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये कभी रुकता नहीं है, तो सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूस होते रहेगा। ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है और आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो क्लियर है कि यहाँ तक ठीक है। तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्पेसिफिक स्टेज में ही, पर्टिकुलर फेज जो होता है सेल साइकिल का, उसमें ही कैरिड आउट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस हैं। अब जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें कि सेल जो वो है, ये इसके अलग अलग फेजेस जो है, इसमें सबसे पहला होता है G0 फेज, ठीक है। G0 फेज, ठीक है। अब देखो G0 फेज जो होता है, ये G0 फेज, जैसे G0 का G का मतलब होता है गैप फेज, है ना। तो 0 इसलिए बोला गया कि सारे सेल जो है ये इनिशियली G0 फेज में ही होते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरा जो स्किन सेल है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरा जो लिवर सेल है अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, या कोई भी दूसरा टिश्यू है उसका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो अगर ये डिवीजन नहीं कर रहा है तो ये एक पर्टिकुलर फेज में रहेगा, ठीक है। अगर ये डिवीजन नहीं कर रहा है तो एक पर्टिकुलर फेज में रहेगा। तो बोलेंगे ये कौन से फेज में है, तो बोलेंगे ये रेस्टिंग फेज में है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रेस्ट कर रहा है तो इस फेज को, ठीक है, इस फेज को आप क्या बोलोगे, तो बोलेंगे इसको बोलेंगे क्वोशंट फेज, ठीक है। इस फेज को क्या बोला जाएगा, क्वोशंट फेज। इतना समझ में आया, ठीक है। तो G0 फेज कॉल्ड एज क्वोशंट फेज, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कि सेल रेस्ट कर रहा है, और रेस्ट कर रहा है मतलब हम बोलेंगे सोफे पे देख के, सोफे पे बैठ के अगर कोई टीवी देख रहा है तो बोलेंगे वो रेस्ट कर रहा है। बट रेस्ट कर रहा है तो बोलेंगे मूवी देखते देखते वो पॉपकॉर्न भी खाता है, बराबर, मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल रेस्ट भले ही कर रहा है बट वो क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना। तो हमारे बॉडी के कोई भी सेल अगर रेस्ट कंडीशन में G0 फेज में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट कर रहे तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। अब बोलते हैं सेल लिविंग तब होता है ना जब वो केमिकल रिएक्शंस को कंटिन्यूसली कैरिड आउट करते रहता है। केमिकल रिएक्शंस मतलब मेटाबॉलिज्म को वो कंटिन्यू रखता है। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल के अंदर में तो ही वो लिविंग होता है, ठीक है। तो अगर लिविंग सेल की बात करें तो वो हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। ये पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेल अगर भले ही सेल साइकिल नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सेल कौन से फेज में है, G0 फेज, रेस्ट कर रहा है, उसको डिवीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो अभी भी क्वोशंट फेज में भी है तो भी वो मेटाबॉलिज्म करते रहेगा। बट अपन बोलेंगे कि वो रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम बोलेंगे इट इज रेप्लिकेटिवली इनएक्टिव, ठीक है। रेप्लिकेटिवली इनएक्टिव मतलब ये रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है, समझ में आया। ये पॉइंट को नोट डाउन करो कि वो रेप्लिकेशन नहीं कर रहा होता, ठीक है। मतलब कोई भी सेल अगर रेस्ट कर रहा है G0 में है तो वो रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है, बट वो मेटाबॉलिज्म 100% कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सेल सर्वाइव करने के लिए आप सेल को सर्वाइव करने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब G0 फेज से जैसे मान के चलो कि कोई सेल G0 फेज में है और उसको अभी सेल जो है उसको डिवाइड करना है, तो उन्हें डिवाइड क्यों करना है, बोलेंगे कि एक कंडीशन आ गया उसके पास में कि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो चेंज हो गया होगा, सरफेस टू वॉल्यूम का रेशो जो है वो चेंज हो गया होगा, सरफेस डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया होगा। अभी अपन ने कॉजेस पढ़े, ठीक है। और कॉजेस में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो गया, सरफेस वॉल्यूम रेशो डिस्टर्ब हो गया, तो उस केस में आप सेल डिवाइड कर सकता है, ठीक है।
तो बोलेंगे कि इसके अलावा और कौन सा कंडीशन हो सकता है, तो बोलेंगे G0 फेज जो है इससे सेल जब सेल साइकिल स्टार्ट करता है तो वो एंटर करता है G1 फेज में। ठीक है, ये कहाँ पे एंटर करता है, G1 फेज, मतलब ये गैप 1 फेज है। और अगर सेल कोई भी सेल अगर G1 फेज में एंटर कर रहा है, इसका मीनिंग होता है कि उस सेल को डिवीजन करना है, उस सेल जो है उसको सेल्स डिवीजन करना है। तो G1 फेज में आप अगर एंटर करते हो तो इसका मीनिंग है कि सेल आगे चल के डिवीजन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो G0 फेज से G1 फेज में भेजने के लिए आपको ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें पर्टिकुलर सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो G1 फेज में एंटर करने के लिए सेल को एक्टिवेट करना पड़ता है विथ पर्टिकुलर सिग्नल। ठीक है, और वो सिग्नल जो है ये ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। ठीक है, सिग्नल क्या हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। सिग्नल क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सिग्नल न्यूट्रिएंट भी हो सकता है। और क्या सिग्नल हो सकता है, तो बोलेंगे स्किन डैमेज हो गया तो डैमेज भी एक सिग्नल हो सकता है। तो सिग्नल अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें गैमेटोजेनेसिस करना है, हमें स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, तो वहाँ पे भी तो मियोसिस ही करना होता है या सेल को डिवाइड करना होता है। तो उस केस में सिग्नल क्या है, तो बोलेंगे हार्मोनल कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रहा है वो एक उसके लिए सिग्नल होता है। तो सेल जब भी डिवाइड करता है तो एक पर्टिकुलर केमिकल्स की या पर्टिकुलर सिग्नल की ज़रूरत होती है, और वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर। ठीक है, तो सिग्नल के प्रेजेंस में सेल ने डिसाइड किया कि मुझे अभी डिवाइड करना है, पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो सिग्नल जैसे ही प्रेजेंट है, सिग्नल जैसे ही सेल को एक्टिवेट करेगा तो सेल G0 फेज से एंटर करेगा कहाँ पे, G1 फेज में। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेल कहाँ पे एंटर करेगा, G0 फेज से सेल एंटर करेगा G1 फेज में। ठीक है, अब G1 फेज में एंटर करने के बाद में क्या होगा, तो बोलेंगे G1 फेज में एंटर करने के बाद ये गैप सेल ने क्यों लिया, डायरेक्ट अपन बोलेंगे ये डायरेक्ट रेप्लिकेशन करके डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है, ये बार बार गैप क्यों लिया जा रहा है। अब बोलेंगे G1 फेज जो है इसका गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। G1 फेज जो है इसका गैप, ठीक है, गैप 1 फेज, तो ये गैप क्यों लिया गया, तो बोलेंगे गैप इसलिए लिया गया क्योंकि इसके बाद वाला जो फेज होता है दैट इज S फेज, जिसमें रेप्लिकेशन किया जाता है, उसका सारा प्रिपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ S फेज होता है। ठीक है, जो भी S फेज है उसका प्रिपरेशन कहाँ पे होगा, गैप 1 में फेज में होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का जो नंबर रहेगा, ठीक है, ये इसी फेज में बढ़ना स्टार्ट होगा, तो सेल ऑर्गेनल्स का नंबर यहीं पे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग RNA, ठीक है, अलग अलग RNA एंड प्रोटीन का सिंथेसिस भी इसी फेज में होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड RNA सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ेगा। S फेज के लिए जो भी प्रिपरेशन लग रहा है ना, मतलब रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रिपरेशन है वो सब गैप 1 फेज में होगा। ठीक है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हो, ये एक चेक पॉइंट भी होता है। ठीक है, चेक पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी सेल को सेल साइकिल के लिए भेजने के पहले आपको सही में सिग्नल स्ट्रांग है या नहीं है, सही में डिवीजन करना है कि नहीं है, जो सिग्नल है वो सही में ट्रू सिग्नल है या नहीं है ना। उसके बाद उसको चेक करना होता है। अगर आपको सेल को डिवाइड करना है तो आपको ये भी चेक करना होता है कि उस जब आप का जेनेटिक मटेरियल को आप डिवाइड करोगे तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो, मतलब हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन तो नहीं है। अगर जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हुआ, मतलब पैरेंटल सेल के जेनेटिक मटेरियल में कुछ डिफेक्ट है, तो वो सेम डिफेक्ट प्रोजेनी सेल में भी आ जाएगा। जैसा मतलब कि कोई सेल जो है वो ट्यूमर वाला सेल है, उसके जेनेटिक मटेरियल में ऐसे चेंजेस हुए कि वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो सेल अगर गलती से डिवाइड हो गया तो 2 सेल्स बन गए जिनके पास में ट्यूमर का जीनोम आ गया,
तो आपको वो चेक करना होता है कि इसका डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो उसको आप रिपेयर करोगे, उसके बाद में ही नेक्स्ट फेज के लिए भेजा जाता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट में किसको चेक किया जाता है, ठीक है, चेक पॉइंट होता है टू चेक दी डीएनए डैमेज, ठीक है, इसमें डीएनए डैमेज को चेक किया जाता है। और डीएनए डैमेज, अगर डीएनए डैमेज है तो इसको रिपेयर भी यहीं पे किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चेक पॉइंट, ठीक है। क्या ये सबको क्लियर हुआ एकदम? हम सीक्वेंस में अगर इसको याद रखोगे तो ये सारा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो गैप 1 फेज नेक्स्ट फेज के प्रिपरेशन के लिए होता है, ठीक है। गैप किस लिए लिया जाता है, नेक्स्ट फेज का प्रिपरेशन के लिए। और नेक्स्ट फेज होता है एस फेज, जिसमें डीएनए को रेप्लिकेट करोगे तो रेप्लिकेशन के लिए लगने वाला जो भी प्रिपरेशन है वो G1 फेज में होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें सेल ऑर्गेनल्स का नंबर यहीं पे बढ़ाना है, ठीक है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जो भी है वो यहीं पे करना है। तो अपन बोलेंगे टोटली यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, इस फेज में सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो उनके सेल ग्रोथ सबसे ज़्यादा G1 फेज में होता है। और ये हमारे सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। ये हमारे सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रेगुलेटरी फेज होता है, ठीक है, मोस्ट रेगुलेटरी फेज होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, G1 फेज, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट फेज एंड मोस्ट रेगुलेटिंग फेज ऑफ सेल साइकिल इज G1 फेज, दैट इज गैप 1 फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट G1 फेज में हमने सब प्रिपरेशन कर लिया है। उसके बाद में उसमें डीएनए को भी चेक किया है, अगर डीएनए डैमेज था तो उसको हमने रिपेयर भी कर लिया है। अब हम G1 फेज से हम एंटर करेंगे एस फेज में, ठीक है। G1 फेज से हम एंटर करेंगे कौन से फेज में, एस फेज में। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, एस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। बट इसमें क्या सिंथेसिस करेंगे, तो बोलेंगे एस फेज मतलब सिंथेसिस, और सिंथेसिस मतलब हम यहाँ पे करेंगे डीएनए का सिंथेसिस, ठीक है। इसमें हम किसका सिंथेसिस करेंगे, डीएनए सिंथेसिस। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद में और क्या होता है, तो बोलेंगे हिस्टोन जो है, ठीक है, हिस्टोन का भी, हिस्टोन सिंथेसिस, हिस्टोन सिंथेसिस भी एस फेज में होता है। अब हिस्टोन क्या है, तो आपको शायद पता होगा कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है उसके साथ में बेसिक प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं उसके स्टेबलाइजेशन के लिए, डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं उसको बुलाता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप डीएनए को डबल कर रहे हो तो हिस्टोन का भी अमाउंट डबल लगेगा। उसके बाद में आगे चल के हम सेंट्रोजोम, ठीक है, आगे चल के हम क्या करते हैं, सेंट्रोजोम जो है उसको यूज़ करके क्रोमोजोम को सेग्रीगेट करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए आपको सेंट्रोजोम की ज़रूरत होती है। तो सेंट्रोजोम, ठीक है, सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन, ठीक है, सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन इसी फेज में होगा। तो सेंट्रियोल जो है उसका डुप्लीकेशन होगा, तो 2 सेंट्रोजोम्स इससे बनेंगे। तो सेंट्रोजोम, हिस्टोन, डीएनए, इसका डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, ठीक है। चलो, क्या ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एस फेज का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एस फेज के बाद में नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा, तो मतलब एस फेज के बाद में नेक्स्ट फेज जो है वो आएगा G2 फेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज है हमारे पास G2 फेज। G2 मतलब फिर से G का मतलब गैप, G का मतलब क्या होता है, गैप। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फेज
हमने नेक्स्ट फेज कौन सा लिखा है, गैप टू। अब गैप टू फेज, गैप टू किस लिए लिया, तो बोला कि गैप लिया है मतलब पक्का कुछ तो भी प्रिपरेशन ही करना होगा। तो गैप फेज में प्रिपरेशन किसका होता है, नेक्स्ट फेज का। नेक्स्ट फेज क्या है, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन फॉर एम फेज। नेक्स्ट फेज क्या होता है, एम फेज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज हमारा है एम फेज, जिसका प्रिपरेशन हम करेंगे G2 फेज में। अब हमें ये नहीं पता कि एम फेज जो है उसमें करना क्या होता है, तो बोलेंगे एम फेज में माइटोसिस करना होता है। एम फेज में क्या करना होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो उसका जो भी प्रिपरेशन है वो सारा प्रिपरेशन हम कहाँ पे करते हैं, एम फेज। अब ये G2 फेज में प्रिपरेशन एक्चुअली क्या होता है ना, उसमें इंटरेस्ट तब आएगा आपको, ठीक है, जब हम माइटोसिस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो G2 फेज में प्रिपरेशन क्या हो रहा है, उस टॉपिक के ऊपर वापस हम आएंगे जब माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में इतना याद रखो कि प्रिपरेशन यहाँ पे एम फेज के लिए किया जा रहा है, ठीक है। क्या प्रिपरेशन होगा तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट G2 फेज जो है, इस G2 फेज के बाद में नेक्स्ट फेज आएगा, कौन सा बोला है मैंने, नेक्स्ट फेज एम फेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज कौन सा, एम फेज। तो एम फेज में दो तरीके के क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के अलग अलग मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। तो दो तरीके के मैकेनिज्म हम यूज़ करते क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के लिए बिफोर सेल डिवीजन। एक होता है माइटोसिस, ठीक है, और एक होता है मियोसिस। तो आप माइटोसिस या मियोसिस जो है इसको इस फेज में कैरिड आउट कर सकते हो। दो में से कोई भी एक ही फेज यहाँ पे कैरिड आउट होगा, आइदर माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। एम फेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट होगा सेल का डिवीजन, ठीक है, मतलब साइटोकाइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो सेल का डिवीजन होगा। एम फेज जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो क्रोमोसोम जो है इसको डिवाइड किया जाता है, इसको सेग्रीगेट किया जाता है, तो इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होगा और एम फेज के बाद में फिर होगा साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो एक सेल से दो सेल बनेंगे और सेल फिर से एंटर कर जाएगा हमारे G1 फेज में, ठीक है। कहाँ पे एंटर करेगा, G1 फेज में। अब मान के चलो कि सेल को एक डिवीजन करने के बाद में सेल नंबर सफिशिएंट नहीं है, उसको फिर से डिवाइड करना है ना। उसको क्या करना है कि एक ही डिवीजन काफ़ी नहीं था, उसको फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि सिग्नल अभी भी मिल रहा है डिवीजन के लिए। समझ में आ रहा है, अगर सिग्नल मिल रहा है तो G1 से वो फिर से एंटर करेगा S में। बट अगर सिग्नल एब्सेंट है, आपको अभी डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डिवीजन काफ़ी हो गया, समझ कि डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब हम G1 फेज के सेल को भेज देंगे कहाँ पे, G0 फेज में। ये कब होगा, जब सिग्नल एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो सेल साइकिल जब आप पढ़ोगे तो सेल साइकिल, ठीक है, ये इसको अच्छे से देख लो। सेल साइकिल जब पढ़ोगे तो सेल साइकिल में हमें यहाँ पे सबसे पहला फेज जो मिलेगा वो है G0 फेज, दैट इज क्वेश्चन फेज, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब रेस्ट, अपन बोलते हैं कि रेस्टिंग स्टेज होता है, और रेस्टिंग में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट रेप्लिकेटिवली इनएक्टिव होता है, ठीक है। इधर लास्ट है ये, ठीक है। इसके बाद वाला जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं, मतलब माइटोसिस को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो G0 फेज इज कॉल्ड एज क्वेश्चन फेज, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट रेप्लिकेटिवली इनएक्टिव, ठीक है। मतलब सेल इस फेज में रेप्लिकेशन तो नहीं करता बट मेटाबॉलिज्म पक्का करता है, ठीक है। अगर सिग्नल प्रेजेंट होता है तो सेल G0 से कहाँ पे एंटर करता है, G1 फेज में। और ये G1 फेज हमारे सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रेगुलेटरी फेज होता है। मोस्ट रेगुलेटरी फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी फेज में हम एक चेक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें DNA डैमेज को चेक किया जाता है ना, सिग्नल सही है या गलत है उसको चेक किया जाता है। इसलिए
जो भी चेकिंग होती है सेल साइकिल को चालू करने के पहले की, वो सारी कहाँ पे हो रही है, G1 फेज में, इसलिए इसको बोला जाता है चेक पॉइंट। ठीक है, तो गैप 1 फेज जो है ये एस फेज के प्रिपरेशन के लिए होता है। सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और ये सब फैक्टर्स के कारण सेल का ग्रोथ इस फेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा सेल ग्रोथ इसी फेज में होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फेज आएगा हमारा एस फेज। एस फेज जो है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन सिंथेसिस, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन करते हैं। एस फेज कंप्लीट होने के बाद में हम G2 फेज में एम फेज का प्रिपरेशन करेंगे। एम फेज में हम न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, मतलब कैरियोकाइनेसिस करेंगे बाय 2 प्रोसेस, आइदर माइटोसिस और मियोसिस। और उसके बाद में एम फेज जो है, इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होने के बाद हम बोलेंगे कि उसका साइटोकाइनेसिस होगा, सेल का डिवीजन होगा, तो सेल फिर से पहुंच जाएगा G1। सिग्नल अगर प्रेजेंट नहीं है तो सेल वापस जाएगा G0, अगर सिग्नल प्रेजेंट है तो सेल एंटर करेगा फिर से एस फेज में। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर किसी को भी अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है अभी तक के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपका इसमें डिफ़िकल्टी रहेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फाइनली एक लास्ट पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसमें एम फेज, ठीक है, मैंने क्या बोला है, एम फेज और पूरा सेल साइकिल। ठीक है, एम फेज और पूरा सेल साइकिल। ठीक है, तो एम फेज के बाद में जितना भी फेजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंटरफेज। इसको क्या बोला जाता है, इंटरफेज। ठीक है, तो सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, एक होता है एम फेज, दूसरा होता है इंटरफेज। इंटरफेज में आएगा कौन सा फेज, G1, G1 के बाद एस, एस के बाद G2। समझ में आएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो फेजेस है ये किस में आते हैं, इंटरफेज में आते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक, बस ये लास्ट पॉइंट था, इंटरफेज आपको समझना है। अब अगर आपको पूछा गया कि सेल साइकिल में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, हम बोलेंगे कि इंटरफेज होता है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है सेल साइकिल में, इंटरफेज। और इंटरफेज में भी अगर पूछा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, G1। सेल का ग्रोथ सबसे ज़्यादा कौन से फेज में होता है, G1 में। ठीक है, तो G1 में क्या होता है, ग्रोथ होता है, बराबर। उसके बाद में रेप्लिकेशन किस में होता है, तो अपन बोलेंगे रेप्लिकेशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन है ना, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। हिस्टोन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है, बराबर। उसके बाद में अगर आपको बोला सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। बाकी ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, G1 फेज में होता है। चलो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ग्रोथ, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन G1 फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन रेप्लिकेशन एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन एस फेज में। ठीक है, तो G2 फेज इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम फेज। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है सबको। तो ये वीडियो में अगर कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे मैसेज करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं उस आपकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर ये आपको जो भी मेरा कंटेंट है ये अच्छा लगता है, अगर आपको ये पसंद आता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ठीक है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। ठीक है, और कुछ कंटेंट अच्छा लगा है तो आपको अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।